मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पंजाब का विज़िट बड़ा अच्छा रहा, कामयाब रहा। मुझे वो मौका मिला कि मैं ना सिर्फ अपने कारकुन से इंटरेक्ट करूँ मगर मीडिया से इंटरेक्ट करूँ, सोसाइटी के लोगों से यहाँ इंटरेक्ट करूँ। जब भी हम पंजाब आते हैं वैसे मज़ा भी आ जाता है। मुझे अंदाज़ा है कि आपके काफ़ी सवालात होंगे, तो मैं चाहूँगा कि हसन मुर्तज़ा साहब आपको एक नासिर बुला के सम्मा मौका टीवी से हैं दें जी, कि मैं नासिर जवाब साहब मेरे चनियोट के सर सॉरी न्यू टीवी से किससे तुसी मैं सवाल तो कर लो। ये शाहिद साहब हमारे प्रेस क्लब के सदर हैं जी। शाहिद अस्सलाम साहब वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। साहब आजकल जो है वो केपीके में गवर्नर राज की बातगश्त चल रही है, तो क्या ऐसा कोई डिस्कशन है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की सवाल है, वैसे तो इस पे कोई बाकायदा डिस्कशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग के दरमियान तो नहीं हुए हैं। अब मेरे ख़्याल में जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हो इसके वो हालात जो बनते जा रहे हैं और जिस sort of सिमत पे ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा की सियासत, मगर जो PTI की सियासत जिस तरफ वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो ख़ुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे वो वफाकी हुकूमत को मजबूर करे कि वो सख्त इक़दामात ले। उन सख्त इक़दामात में एक ऑप्शन, आइनी ऑप्शन ज़रूर गवर्नर राज मौजूद है, मगर उस पर कोई बाकायदा डिसीजन या डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल जी, फैज़ हमीद को आज 14 साल की सज़ा हुई है, ये जो होने जा रहा है आप क्या समझते हैं, इसको किस नज़र से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखती है? जी आप ये एक तारीख़ी फ़ैसला ज़रूर है और जनरल फैज़ साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है मुख्तलिफ़ जराइम के मुताबिक। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। और मैं समझता हूँ कि ये एक तो खान साहब खुद है, जो वज़ीर आज़म होते हुए हर किसी को जेल भेजने का ना सिर्फ धमकी अमली तौर पे भेज भी जाता था और वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था कि वो इसी भी निकाल देगा, वो फलां कर देगा, वो फलां कर देगा। उन्होंने ये हमारी सियासत में एक बार फिर एक बुरी रवायत डाली थी कि ना सिर्फ कि जो सियासी हरीफ हैं मगर उन सियासी हरीफ, उन सियासी मुखालिफ के जो घर के औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और मरियम शरीफ साहिबा को, बरियाल ताजपुर साहिबा को जिस अंदाज़ में टारगेट किया गया और फिर इसमें हमने ख़ुद अपने आँखों से देखा कि किस तरीके से उसको इसी ज़िंदगी में उन एक्शंस का ना सिर्फ जवाब देना पड़ा, बट अब वही उसी किस्म की मुश्किलात आज भुगत रहे हैं और वो मुत्तफ़क़ अमल है कि वो आज ख़ुद जनाब जेल में है। उसके साथ साथ एक ये जनरल फैज़ साहब था जो अपने ताकत के नशे में ना किसी सियासतदान को, ना किसी मीडिया हाउस को, ना किसी हमारी सोसाइटी में इसने अपने ओहद के ख़िलाफ़ वर्जी, अपने काम के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पता नहीं क्या क्या किया। और आज हम वो दिन देख रहे हैं कि उसको भी इसी ज़िंदगी में उनके जुराइम का जवाब देना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। अब वैसे तो मुकम्मल डिटेल्स मुझे मौका नहीं मिला ना देखने के लिए, ना इसका तफसील पे पता करने के लिए। मेरा ख़्याल में अब आगे उसके लिए भी अपील के और ऐसे फोरम्स मौजूद होंगे। अपने तौर पे तारीख़ी फ़ैसला है और मैं समझता हूँ कि सबको तौबा भी करना चाहिए और अपना ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहिए, ख़ास तौर पे वो लोग
जिनको किसी न किसी वजह से अल्लाह ताला कभी आपको कोई मौका देता है, इख्तियार देता है, ज़िम्मेदारी देता है, तो उस ज़िम्मेदारी को आपको सही अंदाज में उस पर अमल दरामद करना चाहिए। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, माजी में लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम पर भी इसी तरह के इल्ज़ाम थे कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। आप समझते हैं कि उनको भी इस तरह का उनका भी ट्रायल होना चाहिए? मेरे ख्याल में उनमें से एक के ख़िलाफ़ तो ट्रायल हुआ था और सज़ा एक्सेट्रा भी हुआ था, दूसरा के ख़िलाफ़ अभी तक नहीं हुआ। मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में या किसी स्पेसिफिक केस के बारे में तबसरा नहीं करना चाहूँगा, मगर मैं समझता हूँ कि आज का फ़ैसला तारीख़ी है और वो ज़रूर ऐसे रास्ते खोलेंगे। एक तो एक वाज़ेह पैगाम भेजेंगे कि जिस किस्म की मुदाखलत, जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फ़ैसले से, और अगर इस फ़ैसले से पे अमल दरामद होता है कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। सर, एक छोटा सा एक मिनट सर, 27वीं तरमीम में NFC वार्ड को आप शिकायत हुआ पे निकलवाई है, अब दोबारा बात गश्त हो रही है कि 28वीं तरमीम आ रही है और 28वीं तरमीम में नए सूबे और ये NFC वार्ड को दोबारा कहा जा रहा है कि आ रहे हैं। अगर ये 28वीं तरमीम आती है और दोनों चीज़ें आती हैं, क्या आप हमायत करेंगे? तो जहाँ तक 27th अमेंडमेंट की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती हैं कि इसमें हमारे लिए तो सबसे बड़ा कामयाबी ये था कि हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब के दस्तखत के मुताबिक कि हम आईनी अदालत बनाएंगे, वो आईनी अदालत भी हमने बनाया। उस आईनी अदालत को तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ही पुरानी मुतालबा था, उसको भी यकीनी तौर पे अमली तौर पे हमने 27वीं तरमीम के मुताबिक ये आईनी अदालत को तमाम सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी, और ये भी एक फ़ख्र की बात है कि जब से सबसे पहले जो उस आईनी अदालत का सरबराह है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो हम समझते हैं सियासी तौर पे हमारे मंशूर की जीत है, हमारा नज़रिया की जीत है, वो ये कि जो वफाकी हुकूमत की तजवीज़ था या डिज़ायर था कि NFC अवार्ड के जो हमने तमाम सूबों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया था 18वीं तरमीम को, और वो उसको हटाना चाहते थे, वो हमने रोका। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि अगर वो शर्त जो सूबों को माली मसाइल को आइनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाता है, अगर वो शर्त मिटाया जाता तो उसका सबसे बड़ा नुकसान सूबा पंजाब को होता, और हमने वो 27th अमेंडमेंट के दौर में जो उनका कोशिश था वो रोक पाया। जहाँ तक 28th अमेंडमेंट की बात है, वफाकी हुकूमत ने हमसे इंगेज नहीं किया है, ना किसी नया सूबा बनाने में। ज़रूर जहाँ तक मुआशी स्पेस है वफाकी हुकूमत के लिए, और जो वफाकी हुकूमत का मुआशी मुश्किलात है, हुकूमत को हमें अप्रोच करने की ज़रूरत उस अंदाज में नहीं है। हम सबको पता है कि वफाकी हुकूमत का मुश्किलात है, मगर वो वफाकी हुकूमत का मुश्किलात का ज़िम्मेदार ना लाहौर के अवाम है, ना मुल्तान के अवाम है, ना चिन्योट के अवाम है, ना कराची के अवाम है, ना लड़काना के अवाम है, ना कबायली इलाकों के अवाम है, ना पेशावर के अवाम है, ना सिबी का अवाम है, ना गवादर का अवाम है। वो वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात के ज़िम्मेदार इस्लामाबाद में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आज से नहीं, ये अभी का शिकायत नहीं है, सालों साल हर साल FBR अपना फाइनेंशियल टारगेट्स मिस करते हैं। तो ये सोच कि FBR की कमज़ोरियाँ, FBR की गलतियाँ का बोझ लाहौर के अवाम को उठाना चाहिए या किसी और सूबे के अवाम को उठाना चाहिए, उसका बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है और करती रहेंगी। मगर हम चाहते हैं, हम समझते हैं बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी, बतौर एक वफाक परस्त सियासी जमा, कि हमें सब मिल के कोशिश करना चाहिए कि हम वफाक की जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए।
اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چند تجویز ہیں اور اپروپریٹ فورم پہ جیسے NFC ایوارڈ کے فورمز پہ اور حکومت کے ساتھ جو گفتگو ہوتے اس کے تھرو ہم اپنے تجویز دینا چاہیں گے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صوبے کے اختیارات کم کیے بغیر، صوبے کے مالی ذمہ داریاں کم کیے بغیر ہم سب مل کے وفاق کی یہ معاشی مشکلات دور کر سکتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی رہے گی۔ اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی، سوری کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی، جبکہ ہم پرائم منسٹر کی ہر دوسری اسپیچ میں یہ سنتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹیک آف کرنے والی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا۔ پاکستان کے عوام آپ جگہ جگہ گئے ہیں، دیکھا ہے کس قدر مشکلات کا شکار ہے۔ کیا کب ایسا پاسبل ہوگا کہ پاکستان کی معاشی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس سے باہر نکل سکے گا اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کچھ بہتر ہوں گی تاکہ عام لوگ جو ہیں ان کی کچھ زندگی بہتر ہو؟ جہاں تک معاشی صورتحال ہے، عوام کے پاس معاشی مشکلات تو موجود ضرور ہیں، مگر حکومت کی یہ موقف کہ انہوں نے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالے ہیں یا معاشی صورتحال کو بہتر کروائے ہیں، اس میں بھی کچھ حقیقت تو ضرور ہے۔ جب PDM نے حکومت سنبھالا تو اس وقت ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوتا جا رہا تھا، اور جو معاشی مشکلات تب تھے، جو مہنگائی کا طوفان تب تھا، جو بے روزگاری کے مشکلات تب تھے، وہ تو عروج پہ تھے، اور آپ کو ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کی ٹیم نے معاشی پوزیشن سے ان مشکلات سے ہمیں نکالے۔ اب جہاں تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل حقیقت نہیں ہے یہ کہنا کہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا۔ کچھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ضرور ہو رہا ہے، شاید حکومت مزید چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے زیادہ ایکسپورٹس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور پاکستان کو اپنا ان سیکٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو سپورٹ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت مثلاً زرعی شعبے کو دے سکتے، وہ اس وقت اتنا نہیں دے رہے جتنا ہمیں دینا چاہیے۔ ہم نے صوبہ سندھ میں اپنے جو چھوٹے کسان ہیں جن کے پاس 1 سے لے کے 25 ایکڑ تک کے جو کسان ہیں، ان کو ہم نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ صوبائی حکومت کے ذریعے ان کو ہم DAP سپورٹ مہیا کر رہے ہیں، یوریا سپورٹ مہیا کر رہے ہیں، تاکہ زرعی شعبے میں ترقی ہو۔ زرعی شعبے میں ترقی ہوں گے تو ہم نہ صرف اپنے ملک کی جو ضروریات پورا کر سکتے ہیں، مگر ایکسپورٹ کی صورت میں ملک کی معیشت کو فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ ویسے ہی مختلف شعبے ہیں جس سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مزید سپورٹ دلوا